आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे वैद्युतशीलता के बारे में। इसके बारे में मैं बताया था कि बाद में बताएंगे, तो आज वो टाइम आ गया है। तो इंग्लिश में इसको कहते हैं परमिटिविटी, और इसके बारे में मैं हिंट दिया था कि परमिटिविटी का में आप देख रहे हैं तो एक वर्ड आ रहा है परमिट, यानी कि ये किसी चीज़ को तो है जिसको कि वो अलाउ कर रहा है। तो देखते हैं ये क्या है। इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं एप्सिलॉन से, जो कि एक ग्रीक अक्षर है। और इंग्लिश में देख लीजिए स्पेलिंग, सब लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और एप्सिलॉन इसको पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको एप्सिलॉन भी पढ़ते हैं। तो उसका अपना अपना अलग अलग सबका तरीका होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखिए कि क्या होता है। किसी माध्यम में वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की भेदन क्षमता, या फिर इसको हम लोग कहते हैं गुजरने की क्षमता, या फिर ये भी कहते हैं कि संख्या, मतलब वैद्युत रेखाओं की संख्या को उस माध्यम की वैद्युतशीलता कहते हैं। यदि किसी माध्यम में वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की भेदन क्षमता अधिक है तो उस माध्यम की वैद्युतशीलता कम होती है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि यदि किसी माध्यम की में वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की भेदन क्षमता कम है तो उस माध्यम की वैद्युतशीलता अधिक होती है। ठीक है। तथा एप्सिलॉन का न्यूनतम मान, जो कि आपको पहले से पता है, 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जो कि निर्वात तथा वायु के लिए है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो शब्द आया है भेदन क्षमता या गुजरने की क्षमता। ये क्या है आप लोग पूछेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है कि आपके घर में जो बिजली का बल्ब लगा होता है वो हर तरफ समान रूप से प्रकाश दे रहा होता है। और अगर कमरा एकदम साफ़ सुथरा है तो आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें दिखाई भी देती हैं। लेकिन अगर आप इमेजिन करिए कि अगर कहीं से धुआं भर जाए कमरे में, तो क्या चारों तरफ समान प्रकाश रहता है? नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? अब देखिए, बल्ब तो वही है, प्रकाश तो दोनों कंडीशन में समान ही दे रहा है, जब उसमें धुआं नहीं भरा है और जब धुआं भरा है। जब धुआं नहीं भरा है तो चारों तरफ समान मात्रा में प्रकाश पहुंच पा रहा है। तो इसी तरह से अगर हम कहें कि यहाँ पे आवेश है और उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, चारों तरफ समान प्रकाश से निकल रही हैं, और जैसे ही बल्ब का प्रकाश धुआं में से पास करता है तो वो पूरी तरह से पास नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसकी भेदन क्षमता घट जाती है ना। जो धुआं होता है वो प्रकाश के रास्ते में अवरोध उत्पन्न करता है। उसी प्रकार से जब कोई दूसरा मीडियम आ जाता है तो क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की भेदन क्षमता बदल जाती है। ठीक है, एक्चुअल में भेदन क्षमता घट जाती है। क्यों? क्योंकि उस माध्यम की वैद्युतशीलता अधिक हो जाती है, और अधिक होते ही भेदन क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, और उसी भेदन क्षमता की माप के लिए हम लोग वैद्युतशीलता का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक टॉपिक जो थोड़ी सी बात बतानी छूट गई है वो है, ये जब हम लोग वैद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि किसी क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र निर्वात में आर दूरी पर ई बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। अगर इस विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश क्यू रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, तो हम लोग इस बल में देखते हैं कि अगर हम लोग एकांक आवेश पर लगने वाले बल को निकालें, यानी कि Fr/Q कर दें। इस वैद्युत क्षेत्र में हम लोगों ने एक आवेश रखा है Q, तो उस पर इतना बल लग रहा है। अगर हम लोग एकांक आवेश रखेंगे तो Fr/Q बल लगेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये मान जो है आता है 1/4πε0 Q/r², जो कि बराबर है ER के। ओके, तो यहाँ से हम लोग एक निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी भी एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल उस वैद्युत क्षेत्र के बराबर होता है जिसमें वो रखा गया है। या फिर ये कहें कि एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल ही वैद्युत क्षेत्र होता है। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ये बात पहले बताना छूट गया था। ओके, अब हम लोग पहुंच गए अपने चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर हो गया 2, और इसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमको
कक्षा 11 में पढ़ाए गए 2 टॉपिक की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें से पहला टॉपिक है संरक्षी बल। तो पहले हम लोग इन दोनों टॉपिकों को पढ़ लेते हैं। संरक्षी बल, जिसको कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, इसके बारे में आपको पढ़ाया गया है, मैं फिर से रिपीट करवा देता हूँ। ओके। ऐसा बल जो सदैव एक निश्चित बिंदु की ओर अथवा इससे दूर की ओर दिष्ट होता है। दिष्ट को इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टेड, और दिष्ट की ओर दिष्ट का मतलब होता है डायरेक्टेड टुवार्ड्स। तो दिष्ट मतलब डायरेक्टेड होता है, संरक्षी बल कहलाता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत चुंबकीय बल हमेशा आवेश के केंद्र की ओर लगेगा। या फिर उससे दूर की ओर लगेगा। चुंबकीय बल, स्प्रिंग बल हमेशा इसके माध्य स्थिति की ओर लगता है। और नाभिकीय बल जो हमेशा नाभिक में उपस्थित कणों, नाभिक में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके केंद्रों की ओर लगता है या फिर उससे दूर की ओर लगता है। नाभिकीय बल। ठीक है। कहने का मतलब ये है, कोई ऐसा बल हो जो केवल किसी निश्चित बिंदु की ओर अथवा उससे दूर की ओर लग रहा हो। और ऐसे केवल 4 ही बल प्रकृति में पाए जाते हैं जो कि संरक्षी बल हैं। कौन कौन से? गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत चुंबकीय बल, स्प्रिंग बल और नाभिकीय बल। और एक और ख़ास बात है कि आप लोग कहेंगे कि सर इसको पहचानते कैसे हैं कि संरक्षी बल है या नहीं है। तो जैसे कि आप लोगों को अगर मिर्चा दे दिया जाए और आपको ना पता हो कि ये मिर्चा है, तो कैसे पहचानते हैं? क्योंकि उसकी तो कुछ तो पहचान होती है ना, कि उसको खाएंगे तो खूब तीखा लगता है, या तो लाल कलर का हो सकता है या तो हरा कलर का होता है ना। तो हम लोग उसे पता कर लेते हैं, यानी कि उसके गुणों को जानने के बाद हम लोग पता कर सकते हैं कि वो एक्चुअल में वही है या नहीं है। तो इसी तरह से संरक्षी बल के भी कुछ गुण होते हैं जिनके आधार पर हम लोग उनको पहचान सकते हैं। तो अगला टॉपिक यही है हमारा, संरक्षी बलों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये संरक्षी बलों के गुण का क्या मतलब है। ये वो गुण हैं जो केवल और केवल संरक्षी बलों में पाए जाते हैं, या फिर ये कहें कि कोई ऐसा बल जिनमें ये गुण जो कि अभी लिखे जाएंगे वो पाए जाते हैं, वो संरक्षी बल है। समझ में आ गया? इन बलों के द्वारा, तो पहला गुण है, इन बलों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापन के दौरान किया गया कार्य केवल प्रारंभिक
एवं अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। ओके, कहने का मतलब ये है कि अगर हमको एक स्थान यहाँ से यहाँ तक जाना है तो हमारे पास तो कई रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता तो ऐसे भी जा सकता है ना। दूसरा रास्ता एकदम सीधा सीधा जा सकता है। तीसरा रास्ता आप उछल कूद करते हुए जा सकते हैं। इसके बाद इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग कक्षा 11 में पढ़ भी चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए संरक्षित बलों के ये खास गुणों में से एक है कि किया गया कार्य केवल विस्थापन पर निर्भर करेगा। विस्थापन क्या होता है? सबसे छोटा रास्ता, दोनों स्थानों के बीच का सबसे छोटा रास्ता कहलाता है विस्थापन। तो केवल प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों पर निर्भर करने का मतलब ये है कि केवल विस्थापन पर ही निर्भर कर रहा है। ठीक है, इसको प्रूव भी किया जा सकता है, लेकिन वो आपके लेवल का नहीं है, वो हायर क्लासेस में आपको बताया जाएगा। तो आपको केवल ये याद रखना है कि इसके गुण क्या क्या होते हैं। दूसरा है, इन बलों के द्वारा चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य शून्य होता है। चक्रीय प्रक्रम का क्या मतलब है? चक्रीय प्रक्रम का मतलब ये है कि हम एक ही स्थान से जहाँ से शुरू किए हैं वो प्रारंभिक स्थिति हुई और अंतिम स्थिति भी वही हुई। या तो रास्ता ऐसा हो सकता है, या तो रास्ता ऐसा भी हो सकता है, या तो रास्ता कैसा भी हो सकता है। मतलब जहाँ से चले थे वहीं पे पहुँच जाना है, सीधी बात ये है। और आपको पता है कि किया गया कार्य जो है बल गुणे विस्थापन ही होता है। और यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर ही निर्भर करता है, यानी कि केवल विस्थापन पर ही निर्भर करता है। और अगर चक्रीय प्रक्रम है तो वहाँ पे विस्थापन हो जाएगा 0, क्योंकि जहाँ से चले हैं वहीं पे पहुँच गए हैं। तो सबसे छोटा रास्ता क्या होगा? 0। तो कार्य क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। तीसरा और आखिरी गुण, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, क्या है ये? इन बलों के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इन बलों की सबसे खास प्रॉपर्टी यही है कि इन बलों के विरुद्ध अगर कोई कार्य किया जाएगा तो वो एक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि उस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हुआ, इसका मतलब हम लोग उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यही खासियत है इन संरक्षित बलों की। जैसे आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया जाए कि जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी का तल है, इस पर कोई द्रव्यमान रखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी के तल पर स्थितिज ऊर्जा जो है सबसे कम होती है। लेकिन अगर तल से उठा करके हम लोग h ऊंचाई पर ले जाते हैं तो आप लोग कक्षा 11 में कैलकुलेट किए हुए हैं कि किया गया कार्य होता है mgh के बराबर, और इसी कार्य को हम लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। और ये खास प्रॉपर्टी केवल और केवल संरक्षित बलों में ही पाई जाती है, और संरक्षित बल केवल और केवल 4 ही हैं। और इसके बारे में अब आप लोग पूरी तरह से जान चुके हैं। ओके, अगली हेडिंग है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होता है? किसी वस्तु में उसकी स्थिति, विन्यास अथवा विकृति के कारण कार्य करने की क्षमता, या फिर कहें कि उसकी स्थिति, विन्यास अथवा विकृति के कारण संचित ऊर्जा को उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि घड़ी में चाबी भरने पर उससे संबंधित स्प्रिंग में ऊर्जा संचित हो जाती है, जो कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में ही होती है, और उसी की सहायता से घड़ी की सुइयां गति करती हैं।
आजकल तो चाबी वाली घड़ी नहीं आ रही है, आजकल तो बैटरी वाली आ रही है। लेकिन बैटरी में भी जो संचित ऊर्जा होती है वो भी स्थितिज ऊर्जा के ही रूप में होती है। ठीक है। अब ये एक ऊर्जा है तो इसको मापना भी चाहिए। तो हम लोग इसको कैसे माप सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ बताया गया है, इसका मतलब कि ये पहले से पता नहीं था। लोगों ने प्रयोग किए और प्रेक्षणों के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का परिमाण परिवर्तन को हम लोग डेल्टा यू से दर्शा सकते हैं। किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करने में संरक्षी बल के विरुद्ध किए गए कार्य को हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं, के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात डेल्टा U बराबर W। इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। परिवर्तन क्या हो सकता है, पहली स्थिति मान लेते हैं U1 था, मान लेते हैं पहली स्थिति में स्थितिज ऊर्जा U1 थी और दूसरी स्थिति में स्थितिज ऊर्जा U2 थी। तो U2 माइनस U1 होता है परिवर्तन। ठीक, परिवर्तन का परिमाण किसके बराबर है, ठीक किए गए कार्य के बराबर। लेकिन कब, जब कार्य जो है संरक्षी बल के विरुद्ध किया जाता है तब। ये बात ध्यान रखिएगा। यदि लगने वाला बल परिवर्ती का मतलब होता है वेरिएबल, जो कि बदल सकता है, वेरिएबल हो, तो U2 माइनस U1 हम लोग लिख सकते हैं कार्य के बराबर है। तो आपको पता ही है कि कार्य परिवर्ती होने पे, बल परिवर्ती होने पे कार्य होता है x1 to x2 Fx dx। यहाँ पे एक और बात ध्यान दीजिएगा कि हम लोग संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो विरुद्ध कार्य करने का मतलब है हम लोगों को बल भी इसके विरुद्ध लगाना पड़ेगा। तो हम लोग कहते हैं कि ये बाह्य बल है, बाह्य बल को हम लोग एक्सटर्नल के लिए EXT लिख देते हैं। यही खास बात है और यही है, बार बार लोगों से गलती होती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो बल लगाया जा रहा है वो एक्सटर्नल है, क्योंकि हम लोग विरुद्ध बल कर रहे हैं। ओके, और ये अगर एक्सटर्नल बल है तो कितने के बराबर होगा, अगर ये एक्सटर्नल बल है तो यहाँ पे लिख लीजिए तथा एक्सटर्नल बल जो है वो बराबर होता है ठीक जो हमारा संरक्षी बल होता है, जो हमारा संरक्षी बल होता है। फिर से देख लीजिए, स्क्रीन के नीचे चला गया था। बल लगने वाला बल अगर परिवर्ती हो, वेरिएबल हो, तो हम लोग कहते हैं कि U2 माइनस U1 होगा कार्य के बराबर। और कार्य को हम लोग अगर बल परिवर्तित होता है तो हम लोग दिखाते हैं x1 से x2। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं Fx ds, मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है कार्य। आप लोग इसके बारे में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य करना, यानी कि संरक्षी बल के विरुद्ध बल भी लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग बाह्य बल लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक नोटेशन लिख दे रहे हैं EXT। ये इसका मतलब होता है एक्सटर्नल, F एक्सटर्नल जो बाह्य बल है। और ये बाह्य बल है तो ये कितने के बराबर होना चाहिए, तो कम से कम जो संरक्षी बल है उसके बराबर होना चाहिए, लेकिन दिशा में विपरीत, तभी हम लोग विरुद्ध में कार्य कर सकते हैं, है ना। तो विरुद्ध में कार्य करने का मतलब है कि हम लोग संरक्षी बल के ठीक विपरीत दिशा में और कम से कम उसके परिमाण के बराबर बल लगा रहे हैं, तब जाके
वो हम लोग कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा बल है? ये बल आपको पता होना चाहिए कि ये संरक्षी बल है, और संरक्षी बल 4 ही हैं। गुरुत्वाकर्षण का हो सकता है, बाकी 3 हो सकते हैं। ये संरक्षी बल के परिमाण के ठीक विपरीत है। ओके, यदि यदि किया गया कार्य यदि कार्य खुद संरक्षी बल द्वारा किया जाता है, बल द्वारा किया जाता है, तब हम कहते हैं कि डेल्टा यू बराबर होना चाहिए माइनस डब्लू के। देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा था, हम लोगों ने उसके विरुद्ध कार्य किया था। यहाँ पे क्या करना है, अगर संरक्षी बल द्वारा किया जाता है, अभी मैं इसको समझाऊंगा कैसे हो रहा है माइनस प्लस, तो ये हमेशा माइनस रहेगा। ठीक, और परिवर्ती रहेगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, यदि मत लिखिए क्योंकि सारे बल परिवर्ती और भी बताते हैं, तथा W बराबर x1 से x2, वो भी निगेटिव में, ये तो पॉजिटिव में ही रहेगा। W बराबर होता है fx dx, और fx क्या है? संरक्षी बल है, पहले ही बता दिया गया है कि ये संरक्षी बल है। तो कार्य ऐसे कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे रखेंगे निगेटिव वैल्यू के साथ, तो हमको उसमें परिवर्तन पता चल जाएगा, और परिवर्तन को हम लोग वही दिखाते हैं, u2 माइनस u1। ओके, जहाँ x1 तथा x2 प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियां हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, जो कि होता है F = G(m1m2)/r²। और हम लोगों ने कूलाम के नियम से आवेशों के बीच लगने वाले बल को भी पढ़ा कि F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ओके, तो हम देखते हैं इस बल में G(m1) और m2 हमेशा नियत रहते हैं, बदलता क्या है? r, यानी कि r बदलने पे f बदल जाता है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये फंक्शन है r का, मतलब डिस्टेंस का। ओके, तो ये भी देखते हैं कि अगर डिस्टेंस बदलती है तो ये बदल जाता है, इसका मतलब ये परिवर्ती हुआ, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम लोगों ने वर्क को यही यूज़ किया है। ओके, इसी तरह से ये भी देखते हैं, तो सारे कांस्टेंट है, ये भी बदल रहा है r से, तो इसको भी हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन है डिस्टेंस का। तो ये भी किसका कैसा बल हुआ? ये भी परिवर्ती बल हुआ। इससे हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी ये संरक्षी बल हैं वो सारे के सारे परिवर्ती होते हैं। ओके, तो अब उम्मीद है कि आप यहाँ पे सब कुछ समझ गए हैं। तो हाँ, एक बात और, केवल जब कार्य संरक्षी बल द्वारा किया जाता है तभी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निगेटिव होता है, अन्यथा अगर हम लोग उसके विरुद्ध एक्सटर्नल बल द्वारा, मतलब बाह्य बल लगा करके कोई कार्य करते हैं, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन W के बराबर होगा। अगर संरक्षी बल द्वारा किया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन -W के बराबर होगा। ओके, तो याद रखिएगा इसको। अब चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये निगेटिव और पॉजिटिव कैसे हो रहा है। तो इसको समझने के लिए हम मान लेते हैं कि पृथ्वी की सतह पर एक पिंड रखा गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस पिंड को धरती के सतह से उठा करके किसी ऊंचाई तक लेके जाते हैं, ओके, तो क्या होता है, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा, पहले जान लीजिए, ध्यान रखिए कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? स्थिति के कारण ऊर्जा। ठीक, तो अगर जब तक ज़मीन पर है तब तक उसके पास तो कोई ऊर्जा नहीं है, लेकिन जैसे ही ऊपर पहुंच गया, अगर यहाँ से गिरेगा तो आपको चोट भी लगा सकता है अगर आपके ऊपर गिरा तो। इसका मतलब है कि हम लोग सतह से ऊपर ले जाते हैं तो ऊर्जा बढ़ रही है। बात समझ में आ रही है? इस स्थिति में हम लोग मान लेते हैं कि स्थितिज ऊर्जा क्या है? U1। इस स्थिति में मान लेते हैं कि स्थितिज ऊर्जा क्या है? U2।
और हम लोग देखते हैं कि U2 जो है U1 से ज़्यादा है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता इस U2 की स्थिति में दूसरी स्थिति में ज़्यादा है। तो हम लोग जब यहाँ से उठा के यहाँ ले जाएंगे तो इस पर गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि संरक्षी बल तो हमेशा नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। हम लोग बल लगा के लेके जा रहे हैं ऊपर तक। जब तक यहाँ पर था पिंड तब तक कोई कार्य नहीं किया गया है। जब हम लोग यहाँ से उठा करके यहाँ लेके गए, यहाँ पे 0 कार्य है, यहाँ पे कार्य कितना हो गया, W कार्य हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जो हो रहा है वो U2 माइनस U1 है, जो कि पॉजिटिव है, क्योंकि U2 तो ज़्यादा है U1 से, है ना। इस स्थिति में कार्य करने की क्षमता एकदम शून्य है, लेकिन इस स्थिति में इसके पास कार्य करने की क्षमता है। इसका मतलब U2 ज़्यादा है, तो U2 माइनस U1 निकालेंगे तो वो एक धनात्मक संख्या आएगा। बात क्लियर है। इसी तरह से अब जब हम लोग इस स्थिति से, इसको मान लेते हैं स्थिति 1 है, स्थिति 2, पहली स्थिति से दूसरी स्थिति में लेके जाते हैं तो क्या होता है, किया गया कार्य हो जाएगा W माइनस 0, जो कि पॉजिटिव है। ओके, तो पहले हम लोगों के पास केवल ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ, वो भी धनात्मक हुआ, कार्य में कितना परिवर्तन हुआ, वो भी धनात्मक हुआ। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि परिवर्तन जो हुआ धनात्मक हुआ और वो कार्य के बराबर हुआ, क्योंकि कहीं और ऊर्जा नष्ट नहीं हो रही है। क्योंकि ऊर्जा संरक्षण में आप लोग जानते हैं कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है। तो यहाँ पे ऊर्जा कहीं और नष्ट नहीं की गई है, तो इसका मतलब है कि, और आप लोग ये भी जानते हैं कि ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण किया जा सकता है। तो हमने कार्य किया W, ऊर्जा कहीं गई नहीं, तो इसका मतलब है स्थितिज ऊर्जा में ही बदल गई है। तो ये पूरी स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाएगी कार्य के। ठीक है, ये कब हुआ, जब हम लोगों ने संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य किया। अब देखिए दूसरी स्थिति, अगर हम इसी में कहें कि हम लोग पहली स्थिति इसको मान लेते हैं, इस स्थिति को पहला स्थिति मान लेते हैं, अब इसको भूल जाइए कि दूसरा है, और इस स्थिति को दूसरा स्थिति मान लेते हैं, और हम लोग कहते हैं कि इस स्थिति में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अब U1 है, और इस स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी U2 है, और हम लोग किसी ऊपर से, मतलब धरती के सतह के ऊपरी पृष्ठ पर स्थित जो भी पिंड है उसको हम लोग नीचे की तरफ गिरा रहे हैं। तो ये भी हम जान गए कि अब ये जो U1 होगा वो U2 से तो पक्का ज़्यादा है, क्योंकि इसके पास कार्य करने की क्षमता नहीं है, यानी कि इसके पास कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं है, लेकिन इसके पास कार्य करने की क्षमता है। और इसका मतलब, और ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, इस संरक्षी बल के द्वारा किया जा रहा है। तो हम लोग दूसरे कंडीशन में आते हैं कि जब संरक्षी बल के द्वारा कार्य किया जाता है तब क्या होता है। तो हम लोग अगर देखें स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, जब पिंड पहली स्थिति से दूसरी स्थिति में, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहा है, तब क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालेंगे तो U2 माइनस U1 होगा। लेकिन इस अवस्था में U1 जो है U2 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये निगेटिव क्वांटिटी आएगा, पक्का है। जैसे आप लोग 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 आता है ना, तो ये जब U1 ज़्यादा है U2 से, इसका मतलब हम लोग इसको घटाएंगे तो ये निगेटिव क्वांटिटी आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। लेकिन इस स्थिति में जब था पिंड पहली स्थिति में तो कोई कार्य नहीं हुआ था, जब ये दूसरी स्थिति में आया तब न कोई कार्य हुआ। बात समझ में आ रही है। ऊपर से नीचे, यानी कि विस्थापन यहाँ से जब हम चले हैं तो विस्थापन यहाँ तक होगा तभी तो कार्य होगा। तो जब विस्थापन यहाँ से यहाँ तक हुआ है तो कार्य कितना हुआ है, दूसरी स्थिति में कार्य था W, पहली स्थिति में कोई कार्य नहीं था, तो ये कितना हो गया W माइनस 0, तो ये तो पक्का है कि धनात्मक होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर भी ऊर्जा कहीं लॉस नहीं हुई है, और ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होता है। हम यहाँ से यहाँ लेके आए तो कार्य W करना पड़ा, ओके। और जब W कार्य किए हैं और ऊर्जा कहीं गई नहीं है, तो केवल किस में परिवर्तन हुआ है, वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई है। पहले U1 था, अब वो हो गया U2, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक आने में ऊर्जा का परिवर्तन कार्य में हुआ, या फिर कहीं कार्य का परिवर्तन ऊर्जा में हुआ। कार्य ऊर्जा प्रमेय भी आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ,
W माइनस जीरो तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन U2 माइनस U1 जो है निगेटिव हो गया। और हमको इस केस में भी ये पता चलता है कि ऊर्जा में परिवर्तन कार्य के बराबर ही होना चाहिए, क्योंकि कहीं और ऊर्जा लॉस नहीं हुई है। और हमको पता चल गया कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। और क्या कभी भी -2 जो है 2 के बराबर हो सकता है? नहीं, तो हमको बराबर करना पड़ेगा। इसीलिए जब ये नेगेटिव क्वांटिटी है तो हम लोग इसको पॉजिटिव बनाने का प्रयास करते हैं। तो वो पॉजिटिव बनाने का केवल एक ही तरीका है कि इसके पहले एक नेगेटिव लगा दिया जाए, अथवा ये कहा जाए कि डेल्टा यू जो है -W के बराबर है। तो उम्मीद है आपको ये पूरी तरह क्लियर हो गया होगा कि संरक्षी बल के द्वारा अगर कार्य किया जाता है तो उस स्थिति में डेल्टा यू -W के बराबर होता है। क्योंकि -2 + 2 के बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन -2 या फिर कहें +2 जो है -2 के बराबर हो सकता है। ठीक, तो इसीलिए हम लोग संरक्षी बल के द्वारा जब कार्य किया जाता है तो उसको हम लोग -W लिखते हैं, और जब संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है तो डेल्टा यू बराबर होता है +W के। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा कैसे ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है और कैसे ये नियम आ रहा है। ठीक है, और यही नियम सभी संरक्षी बलों द्वारा फॉलो किया जाता है। सभी संरक्षी बल जो हैं इसी नियम का पालन करते हैं। जैसे कि हमने तो ये गुरुत्वाकर्षण के केस में बताया है, वैद्युत चुंबकीय हो, स्प्रिंग वाला हो या फिर नाभिकीय बल हो, सारे के सारे संरक्षी बल हैं और सारे के सारे यही नियम पालन करेंगे। ठीक है, अब यहीं पे एक खास बात समझिएगा। मान लेते हैं कि कोई आदमी धरती पर खड़ा है। मेरा आदमी तो हमेशा ऐसा ही रहता है, धरती पर खड़ा है और वो क्या करता है कि एक धरती पे पिंड रखा हुआ है, उसको ज़मीन पर से ऊपर उठा के अपने हाथ पे रखता है। ठीक, तो आपको तो अब पता ही चल गया है कि इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा कम होगी, इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, क्योंकि ये कार्य करके यहाँ तक लेके गया है। ठीक, और ये जो बल लगाया हुआ है संरक्षी बल के विरुद्ध लगाया हुआ है, तो हम लोग इसी को नाम दे देते हैं, क्योंकि इसकी उस ऊर्जा सबसे कम है तो इसको प्रारंभिक अवस्था कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। जब आप लोग थोड़े बड़े हो जाएंगे तो आप लोग इसके बारे में ज़्यादा सुनेंगे, केमिस्ट्री में या फिर परमाणु के बारे में पढ़ेंगे तो ये आता होगा। ठीक है, और जो हायर एनर्जी वाला स्टेट है, जो स्थिति जिसमें कि हायर एनर्जी है, मतलब ज़्यादा ऊर्जा है, उसको हम लोग कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे खास बात ये है कि जब तक हम लोग संरक्षी बल के विरुद्ध बल लगाए रहेंगे तब तक तो ये इसी स्थिति में बना रहेगा। जैसे ही हम लोग बाह्य बल हटाएंगे, ये बिना कहे सुने जमीन पे पिंड गिरेगा, ये तो सबको पता है। इसका मतलब है यहाँ से हम लोग एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई भी वस्तु, यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है जिसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी वस्तु अपने न्यूनतम, क्योंकि ज़मीन पर ही न्यूनतम ऊर्जा स्टेट होगा, ऊर्जा की न्यूनतम ऊर्जा उसके ज़मीन पे गिरने के बाद ही रहेगी उसके पास। ठीक है, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा अवस्था में रहने का प्रयत्न करती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इस अवस्था में उसका स्थायित्व, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेबिलिटी, बढ़ जाता है। ठीक है, कैसे पता चला कि स्थायित्व बढ़ रहा है?
जैसे जब तक हम लोग बाह्य बल लगा के इसको ज़मीन पर से ऊपर रखे हुए हैं तब तक तो ये अस्थायी अवस्था में है, और उसको हम लोग कह रहे हैं कि एक्साइटेड स्टेट भी है, क्योंकि इस अवस्था में इसकी स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा भी है। और जैसे ही हम लोग ये हाथ अपना हटाते हैं यहाँ से, यानी कि एक्सटर्नल बल जो कि बाह्य बल लगा रहे हैं उसको अगर हम लोग शून्य कर देते हैं, तो अब संरक्षी बल प्रभावी हो जाता है, तुरंत इसको अपनी तरफ खींच लेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि इसकी ऊर्जा अवस्था ज़्यादा है। तो जब अपने न्यूनतम ऊर्जा अवस्था, जिसको कि हम लोग ग्राउंड स्टेट में कहते हैं, उस स्थिति में आ जाएगा तो उसका स्थायित्व तो बढ़ जाएगा। अब वहाँ पे वो अस्थायी हो जाएगा। यहाँ पे जब तक था, जब जैसे ही हाथ हटाया वो अस्थायी हो गया, जैसे ही वो नीचे गिरा वो अस्थायी हो गया। इसीलिए हम लोग एक रूल बना सकते हैं कि कोई भी वस्तु अपने न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में रहने का प्रयत्न करती है। अगर हम लोग बाह्य बल लगाए हैं तो ये इसी स्थिति में रह सकता है। अब देखिए इसका हम लोगों के पास इसका क्या यूज़ है इस नियम का। इस नियम का यूज़ ये है कि अगर कोई पूछे कि पानी बहता क्यों है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? सोचने वाली बात है ना। तो पानी इसीलिए बहता है क्योंकि वहाँ पर एक ऊर्जा अंतर होता है, स्थितिज ऊर्जा, या फिर हम लोग कहें उसको नया नाम देंगे विभवांतर होता है। जैसे कि एक बर्तन है जो कि समतल पे रखा हुआ है, ठीक है, तो सभी जो भी उसके परमाणु हैं चाहे अणु हैं, सब पे समान बल लग रहा है जो कि संरक्षित बल द्वारा लगाया जा रहा है, ठीक। लेकिन जैसे ही हम लोग एक सिरे को, इस बर्तन में मैं पानी भरा था, पूरा भरा हुआ था, तब तो ये बह नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही एक सिरे को मैं तिरछा कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, अब देखिए यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई है। यहाँ पे जितने भी अणु हैं स्थितिज ऊर्जा पानी की बढ़ गई है। जैसे ही स्थितिज ऊर्जा बढ़ी, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा कम है, तो हम लोग इसी को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा, स्थितिज ऊर्जा कम। ये एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा, ये ग्राउंड स्टेट हो जाएगा। इसी के कारण यहाँ पे एक ऊर्जा का अंतर आ जाएगा, जिसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे, विभवांतर भी आ जाएगा। उसी विभवांतर के कारण अब ये अस्थायी हो गया। यहाँ पे जितने भी परमाणु या अणु हैं सारे के सारे अस्थायी हो गए। तो ये क्या करेंगे? अपने न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में आने का प्रयत्न करेंगे, इसीलिए पानी लगता है बहने। ठीक है, बात क्लियर है। इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे कि बिजली के तारों में आवेश क्यों बहता है। वहाँ पर भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि संरक्षी बल है, विद्युत चुंबकीय बल संरक्षी बल होता है, तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा रहेगी। तो हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर भी विभवांतर आएगा, और उसी के कारण बिजली के तारों के अंदर आवेश प्रवाहित होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है अब ये बात स्थितिज ऊर्जा के बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गई है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चैप्टर 2 में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 2 स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को एक शब्द बार बार मिलेगा, वो है परीक्षण आवेश। ये क्या होता है? यह एक काल्पनिक आवेश है जिसका कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इसे सामान्यतः Q0 से प्रदर्शित किया जाता है तथा धनात्मक माना जाता है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी आवेश हो, या तो ऋणात्मक हो सकता है या तो धनात्मक हो सकता है। अगर कोई भी आवेश हो तो उसके चारों ओर इतना तो पक्का है कि वैद्युत क्षेत्र होता है, और वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं। और ऋणात्मक के लिए ये रेखाएं उसकी तरफ आती हुई दर्शाई जाती हैं, जबकि धनात्मक के लिए उस आवेश से दूर की ओर जाते हुए दर्शाई जाती हैं, है ना। लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे एक ऐसा आवेश है जिसके पास वैद्युत क्षेत्र ही नहीं है। ये तो रियलिटी में संभव नहीं है, इसीलिए कहा गया है कि यह एक काल्पनिक आवेश है। ठीक है, अब हम लोगों ने काल्पनिक माना क्यों है? जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर कोई आवेश रखा है, उसके पास कोई दूसरा आवेश लाया जाता है, तो अगर हम लोग माने कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो इसका भी जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो भी तो आएगा। और आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र बराबर हो जाएगा E1 + E2। इसी तरह से जितने भी हैं सबके योग के बराबर होगा, वो भी सदिश योग के बराबर। तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग कहें कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम लोग ये आवेश रख रहे हैं, तो एक समान नहीं रहेगा, बदल जाएगा। इसी से बचने के लिए हम लोगों ने एक काल्पनिक आवेश मान लिया जिसका कोई वैद्युत क्षेत्र ही नहीं है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल केवल हम लोग करते हैं फार्मूला वगैरह बनाने के लिए, बाकी तो एकदम वैसे ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं।
तो इस चैप्टर की पहली हेडिंग हम लोगों की है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब आप लोग जो है कि स्थितिज ऊर्जा के बारे में काफ़ी अच्छे से परिचित हो चुके हैं। तो हम इसके तो कई सारे डेफिनेशन दिए जा सकते हैं, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ। किसी परीक्षण आवेश Q0 की निर्वात में, अगर हम लोग निर्वात में रखें तो, अगर माध्यम में रहेगा तो यहाँ पे माध्यम कर देंगे, निर्वात में किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा वैद्युत बल के विरुद्ध अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। हम लोग अनंत से ला रहे हैं, क्यों? हम लोग मान रहे हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है वो भी किसी धनात्मक चार्ज से, किसी धनात्मक आवेश से उत्पन्न हुआ है। उस वैद्युत क्षेत्र में हम लोग परीक्षण आवेश जो कि धनात्मक है उसको ला रहे हैं। तो हम लोग क्या करें, क्या देखते हैं कि धनात्मक आवेश, ये धनात्मक आवेश में मान लेते हैं बड़ा क्यू है, तो ये इस पर क्या करेगा, रिपल्सन लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। इसका मतलब हमको कार्य इसके विरुद्ध करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग अनंत से यहाँ तक ला रहे हैं। और अगर आप लोग देखते हैं तो ये जो स्थितिज ऊर्जा आएगी उसका फार्मूला आएगा 1/4πε0 Q0/R। और हम लोग कह रहे हैं अनंत से ला रहे हैं। अनंत से क्यों ला रहे हैं? क्योंकि अनंत पे ये आर अगर हम लोग अनंत रखेंगे तो स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। तो शून्य से ला रहे हैं और कार्य भी शून्य है, तो हमको ये आसानी हो जाती है ये पता करने में कि कितना कार्य किए हैं। क्योंकि अभी अभी आप लोगों ने देखा कि जो कार्य किया जाएगा वही स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग अनंत से लाते हैं और अनंत पे हम लोग स्थितिज ऊर्जा को शून्य मानते हैं। ठीक, तो किए गए कार्य के बराबर होती है तथा यू आर, मतलब आर जो है खाली आर पे ही, सॉरी, जो स्थितिज ऊर्जा यू है वो खाली आर पे ही डिपेंड कर रही है, क्योंकि Q0 और 4πε0 सारे के सारे कांस्टेंट हैं। केवल आर बदलने पे स्थितिज ऊर्जा बदल जा रही है। इसका मतलब यू जो है आर का फंक्शन होगा, इसलिए यहाँ पे यू आर लिखा गया है। ओके, जहाँ पे क्यू जो है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाला आवेश है। अब हम लोग इसके फार्मूला जो लिखे हुए हैं इसको हम लोग इसकी उपपत्ति देखेंगे कैसे ये आया है। ठीक है, तो इसके लिए मान लेते हैं कि निर्वात में एक बिंदु है जिसको हम लोग मूल बिंदु मान लेते हैं, जिसपे आवेश क्यू रखा हुआ है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र इससे दूर की ओर होगा, हर जगह होगा, लेकिन हर जगह दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम मान लेते हैं इस विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु है P जो कि R दूरी पर है। हम लोगों को इस बिंदु P पर हम लोगों को स्थितिज ऊर्जा पता करनी है किसी परीक्षण आवेश Q0 की। तो मान लेते हैं कि यहाँ से अनंत दूरी पर आवेश Q0 को रखा गया है। विद्युत क्षेत्र ER इसी दिशा में होगा। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ तक लेके आते हैं तो कुछ कार्य करना पड़ेगा और वो कार्य जो है ऊर्जा में बदल जाएगा। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार भी ये सही है। तो अब लोग इसको लिख लेते हैं कि क्या हम लोग बताए हैं। माना निर्वात में मूल बिंदु पर धन आवेश Q स्थित है तथा इससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर किसी परीक्षण आवेश Q0 की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। यदि R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र ER हो तो हम लोग कह सकते हैं कि आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल FR बराबर होगा Q0 इंटू ER के। और ये फार्मूला आपको पहले से पता है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। ओके, तो अब हम कह सकते हैं कि अतः विद्युत क्षेत्र ER में Q0 को बल के विरुद्ध अर्थात बाह्य बल जिसको हम लोग दर्शा सकते हैं FEXT से, बाह्य बल के द्वारा सूक्ष्म दूरी DR विस्थापित करने में किया गया कार्य DW बराबर हो जाएगा FR डॉट DR के। FEXT है ना, क्योंकि हम लोग बाह्य बल के अंतर्गत कर रहे हैं। तो बल गुणे विस्थापन, तो बल गुणे विस्थापन करेंगे तो ये कार्य निकलेगा।
और आपको पता है कि ये जो बाह्य बल है ये वैद्युत बल के ठीक विपरीत दिशा में लगाया गया है, और वैद्युत बल हम लोगों को मिला है Q0 ER। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं Fext.dr को पहले लिख देते हैं Fext.dr, क्योंकि इसका मान होगा FR/dr cos थीटा। थीटा क्या होगा? F और R के बीच का कोण। तो हम लोग जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में विस्थापन भी हो रहा है, तो इसका मतलब थीटा 0 हो जाएगा, cos 0 का मान 1। तो Fext/dr लिख सकते हैं हम लोग। ओके, या फिर लिख ही देते हैं cos थीटा। इसको बराबर हम लोग लिख सकते हैं Fext, जो कि R का फंक्शन है, dr, चूँकि थीटा बराबर 0 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? अतः आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W बराबर, किया गया कार्य अनंत पे तो 0 था, फिर हम लोग जब आगे बढ़ाए हैं, जब P तक ला देंगे तो W हो जाएगा। तो dW बराबर लिख सकते हैं, पहले इन्फिनिटी पे था अब R पे आ जाएगा। बल है Fext/dr, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग Fext को लिखेंगे -Fr, जो क्या है? वैद्युत बल है। ठीक है, तो Fr/dr, चूँकि Fext जो होगा वो होगा ठीक विपरीत दिशा में, लेकिन बराबर किसके होगा? वैद्युत बल के। ओके, अब Fr का मान हमको मिला है Q0 ER समीकरण 1 से, dr यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से। ओके, अब ये E का मान हमको पता है, Q0 जो है कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इन्फिनिटी टू R। E का मान होता है 1/4πε0, क्योंकि हम लोगों ने निर्वात रखा हुआ है। Q जिसके कारण उत्पन्न हो रहा है वैद्युत क्षेत्र अपान R²। ठीक है, dr। अब आगे देखिए, बराबर माइनस ये भी नियतांक ये भी नियतांक, तो सारे नियतांक बाहर कर लेंगे। Q0 Q/4πε0। ओके है, इन्फिनिटी टू R 1/R² dr। ओके है, बराबर यहाँ पे लिखे अथवा, अब इसको भी इंटीग्रेट कर दीजिए, तो dW का इंटीग्रेशन हो जाएगा W, और इसमें मान रखना है 0 और W। ये कितना हो जाएगा? -Q0 Q/4πε0। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा R के पावर -2 नहीं -1 आ जाएगा, और इसमें मान रखना रहेगा इन्फिनिटी और R। ओके, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि मान रखेंगे तो ये हो जाएगा W बराबर आ जाएगा -Q0 Q/4πε0 इंटू इसका मान आएगा 1/R, ये माइनस रहेगा, -1/R आ जाएगा। इसका गुणा कर देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/R, इतना मान आ जाएगा। तथा स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा अनुसार क्या है? U2 - U1 बराबर होना चाहिए W के। तो यहाँ पे U2 तो नहीं है, लेकिन U जो दूसरा पॉइंट है वो R दूरी पर है, और जो पहला पॉइंट है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। इनफाइनाइट से हम लोग लेके आ रहे हैं R दूरी पे,
तो बाह्य बल के अंतर्गत ला रहे हैं तो कार्य के बराबर होगा, अगर संरक्षित बल द्वारा किया जाता तो निगेटिव के बराबर होता। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू नॉट है क्यू नॉट अपान आर। ओके, अब देखिए, चूंकि u इन्फिनिटी क्या है, 0 है, अतः हमको यू आर का फार्मूला मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/R। ये हमको मिला फार्मूला, जो कि हम लोगों ने डेफिनेशन में लिखा हुआ है। ओके, अब देखिए, इसको हम लोग अब सामान्य रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं खाली दूरी पे निर्भर कर रहा है और ये निर्भर कर रहा है आवेश पे और किसी बात पे निर्भर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि आवेश कुछ भी हो, केवल दूरी पे निर्भर कर रहा है, तो हम लोग इसको एक सामान्य रूप में लिख सकते हैं। यदि दो आवेश Q1 व Q2 R दूरी पर हों तो उनकी स्थितिज ऊर्जा हम लोग लिख सकते हैं यू आर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R, और ये केवल निर्वात के लिए सत्य है और ये सभी प्रकार के आवेशों के लिए अब ये सत्य है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का आज का टॉपिक। ओके।